नमस्कार। इस बेहद खास और गहरे विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज की ये चर्चा ना कोई साधारण बातचीत नहीं होने वाली है। बिल्कुल नहीं। जब इस विषय से जुड़े तमाम रिसर्च पेपर और लेख टेबल पे रखे गए तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ही मॉडर्न 3D स्लाइड डेक चल रहा हो। हाँ, वो विजुअल्स एकदम दिमाग में छप जाते हैं। बिल्कुल। पन्नों से निकलकर भारत के त्योहारों के असली रंग, उनकी खुशबू और भव्यता एकदम जीवंत हो उठी। जैसे हम पहली स्लाइड देखें तो दिवाली की जगमगाहट, होली के रंग, दशहरा जो बुराई पर अच्छाई की जीत है, और फिर ईद उल फितर का भाईचारा और क्रिसमस का आनंद। हाँ, और साथ ही नवरात्रि का वो गरबा वाला उत्साह, रक्षाबंधन का प्रेम, श्री कृष्ण का जन्मोत्सव और मकर संक्रांति की वो रंग बिरंगी पतंगे। मतलब ये सब सिर्फ नाम नहीं है बल्कि एक पूरा अनुभव है। और ये अनुभव ही ना सबसे दिलचस्प पहलू है। जब इन सभी दस्तावेजों को एक साथ रखकर देखा जाता है तो एक बात बहुत साफ उभर कर आती है कि भारत में त्योहार केवल कोई कैलेंडर हॉलिडे नहीं है। हाँ, सिर्फ छुट्टी बिताने का दिन नहीं है। बिल्कुल, ये हमारी सामूहिक चेतना, प्राचीन परंपराओं और जीवन जीने की कला का जीता जागता स्वरूप है। असल में ये एक ऐसा ओपन सोर्स शिक्षा तंत्र है जिसमें हर पीढ़ी कुछ नया जोड़ती है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज का हमारा मिशन ही यही है कि हम इन अलग अलग सांस्कृतिक रिपोर्टों की गहराई में उतरें। एकदम सही। ये समझने की कोशिश करें कि कैसे ये त्योहार प्रकृति, आध्यात्मिकता, कला और समाज को एक साथ जोड़ते हैं। दिवाली की जगमगाहट से लेकर ओणम के सजे हुए फूलों तक हर एक परंपरा के पीछे एक बहुत ही गहरी कहानी मौजूद है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि अलग अलग राज्यों, भाषाओं और धर्मों में बटे दिखने वाले ये सारे त्योहार असल में भारत की सांस्कृतिक विविधता को एक ही धागे में पिरोते हैं। वो कैसे? मतलब बाहर से देखने पर शायद असम का बिहू और केरल का ओणम बिल्कुल अलग नजर आए, लेकिन जब इनकी जड़ों को खंगाला जाता है तो पता चलता है कि इनकी आत्मा बिल्कुल एक है। ये दोनों ही प्रकृति का आभार मना रहे हैं। प्रकृति की इस बात से ही ना पहले अहम विषय की तरफ बढ़ते हैं, कृषि और प्राचीन परंपराओं का उत्सव। हम सभी जानते हैं कि भारत की आत्मा गांवों और खेतों में बसती है, पर रिसर्च पढ़ते हुए ये बात और भी साफ हो गई कि हमारे अधिकांश त्योहार सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है। बिल्कुल, वो सीधे मौसम से जुड़े हैं। हाँ, वे पूरी तरह से मौसम के चक्र और फसल बोने या काटने के समय से जुड़े हैं। रबी और खरीफ की फसल वाले समय से, मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू या ओडिशा का नुआखाई। नुआखाई, जिसका शाब्दिक अर्थ ही नया अन्न खाना होता है। सही कहा, ये सब इसी लय का हिस्सा है। लेकिन मैं सोच रही थी, क्या ये सिर्फ फसल काटने की खुशी तक सीमित है? नहीं, ये सिर्फ खुशी मनाने तक सीमित नहीं है। ये एक बहुत ही गहरा आई एम इकोलॉजिकल या कहें तो पारिस्थितिकीय धन्यवाद प्रस्ताव है। प्रकृति को धन्यवाद देने का तरीका। हाँ, यह सूर्य देवता, बारिश और धरती माता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक सामूहिक तरीका है। हाँ। उदाहरण के लिए मेघालय की गारो जनजाति के बारे में एक बहुत ही शानदार रिपोर्ट सामने आई। अच्छा, उसमें क्या था? वे वानगाला नाम का त्योहार मनाते हैं जिसे 100 ड्रमों का त्योहार भी कहा जाता है। 100 ड्रम सुनने में ही कितना ऊर्जावान लग रहा है। बिल्कुल, यह त्योहार उनके सूर्य देव सालजोंग को समर्पित है। पूरे 4 दिनों तक लोग पारंपरिक वाद्यंत्रों और ढोल की थाप पर एक खास तरह का नृत्य करते हैं। और ये कोई साधारण डांस नहीं है। तो इसमें क्या खास है? इसके स्टेप्स में कृषि की पूरी प्रक्रिया शामिल होती है। मतलब बीज बोने से लेकर फसल काटने तक के मूवमेंट्स उस डांस में दिखाई देते हैं। यह सच में पूरी प्रक्रिया को कला में बदलने जैसा है। लेकिन इसी कृषि और उत्सव के विषय में पढ़ते हुए ना, असम की जनजातियों से जुड़ी एक ऐसी बात सामने आई जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंका दिया। आप शायद उस मेले की बात कर रही हैं? हाँ, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। बात हो रही है तिवा जनजाति के जॉनबिल मेले की। ये तो बहुत ही अद्भुत परंपरा है। मतलब आज के इस दौर में जहाँ हर कोई डिजिटल पेमेंट और यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है, इस मेले में आज भी विनिमय प्रथा यानी बार्टर सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहा है। बिल्कुल, बिना किसी पैसे के लेन देन। ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल लगता है। आखिर ये आधुनिक समय में व्यावहारिक रूप से कैसे काम करता है? ये सच में हैरान करने वाला है और अर्थशास्त्र के नजरिए से एक बहुत ही रोचक केस स्टडी है। जोनबिल मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी एक आर्थिक संधि है। आर्थिक संधि? वो कैसे? होता यह है कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाली जनजातियां जैसे तिवा, कार्बी और खासी, वे अपने साथ पहाड़ों पर उगने वाली चीजें लाती हैं, जैसे हल्दी
अदरक और बांस की कोंपलें। पहाड़ी उत्पाद। हाँ, और वे मैदानों में उतर कर आते हैं और मैदानी इलाकों के लोगों के साथ इन चीजों की अदला बदली करते हैं। मैदानी लोग इसके बदले में उन्हें मछली, चावल और पीठा देते हैं। पीठा यानी वो एक तरह की मिठाई होती है ना? जी बिल्कुल। कि ये सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं है, ये समाजशास्त्र भी है। वो कैसे? जब दो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों के लोग आपस में बिना मुनाफे या नुकसान की चिंता किए सामान बदलते हैं तो उनके बीच अविश्वास खत्म होता है, एक गहरा सामाजिक रिश्ता बनता है। ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, ये त्योहार प्राचीन आर्थिक प्रणालियों और सांस्कृतिक डेटा को सहेज कर रखने वाले जीवंत अभिलेखागार या कहें तो लिविंग आर्काइव्स के रूप में काम कर रहे हैं। ये बात तो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम जिन्हें सिर्फ त्योहार मानते हैं वो असल में कितने जटिल सामाजिक और आर्थिक ढांचे को संभाले हुए हैं। बिल्कुल सही। अब अगर हम प्रकृति की इस लय से आगे बढ़ें और भव्यता, आध्यात्मिकता और पौराणिक कथाओं की दुनिया में प्रवेश करें तो महाकुंभ मेले का जिक्र आना लाजमी है। जी, 2025 का महाकुंभ। हाँ, 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम होने जा रहा है। लाखों करोड़ों लोग उस त्रिवेणी संगम पर एकत्रित होंगे। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो महाकुंभ का पैमाना इतना बड़ा है कि इसे समझना किसी चुनौती से कम नहीं है। वो तो है, पूरा एक शहर ही बस जाता है। रातों रात बसने वाला दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी शहर। लेकिन भीड़ और भव्यता से परे इसके मूल में एक बहुत ही गहन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अवधारणा है जिसे कल्पवास कहा जाता है। हाँ, इस कल्पवास के बारे में जो विवरण मिले वो काफी दिलचस्प थे। लोग अपना घर-बार छोड़कर तंबुओं में रहते हैं। कल्पवास सिर्फ नदी में नहाने के बारे में नहीं है, यह 1 महीने तक चलने वाला एक कड़ा अनुशासन है। जो लोग कल्पवास करते हैं वे सांसारिक सुख सुविधाओं का पूरी तरह से त्याग कर देते हैं। एकदम सादा जीवन। हाँ, वे जमीन पर सोते हैं, दिन में केवल एक बार बहुत ही सादा भोजन करते हैं, नियमित ध्यान करते हैं और खुद को पूरी तरह से आध्यात्मिक चिंतन में डुबो देते हैं। एक तरह से ये आधुनिक जीवन की भाग-दौड़ और भौतिकवाद से पूरी तरह डिटॉक्स होने की प्राचीन प्रक्रिया है। बिल्कुल। और इसी दौरान जो दीपदान का दृश्य होता है, जब हजारों श्रद्धालु मिट्टी के दियों को नदी में प्रवाहित करते हैं, वो केवल एक रस्म नहीं है। तो उसका क्या अर्थ है? वो इस बात का प्रतीक है कि हम अपने अहंकार और अज्ञान को नदी की धारा में बहा रहे हैं। वाह! और ये भी जानना दिलचस्प है कि प्रयागराज सिर्फ संगम के लिए ही नहीं जाना जाता। उसी शहर में ऐतिहासिक इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी है, जिसे पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। जी बिल्कुल। तो कुंभ में आने वाले लोग सिर्फ अध्यात्म से ही नहीं बल्कि भारत के एक गहरे ऐतिहासिक और बौद्धिक परिदृश्य से भी रूबरू होते हैं। आस्था और इतिहास का ऐसा संगम कहीं और मिलना मुश्किल है। अध्यात्म और कथाओं की बात चली रही है तो गणेश चतुर्थी का एक किस्सा बहुत ही ध्यान खींचने वाला लगा। कौन सा किस्सा? आमतौर पे जब भी गणेश जी की बात होती है तो उनके जन्म की कथा दिमाग में आती है। वो माता पार्वती द्वारा मैल से पुतला बनाना और शिवजी द्वारा अनजाने में उसका सिर काटना। हाँ, और फिर हाथी का सिर लगाना। बिल्कुल। लेकिन कुछ दस्तावेजों में एक बहुत ही अजीब सी प्रथा का जिक्र मिला। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी की रात को चंद्रमा के दर्शन करना सख्त मना है। हाँ, चंद्र दर्शन का निषेध। ये चांद को ना देखने वाला नियम कहाँ से आया? ये सच में एक बहुत ही कम जानी जाने वाली लेकिन बेहद दिलचस्प पौराणिक मान्यता है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस विशेष रात को गलती से भी चंद्रमा को देख ले तो उस पर झूठा आरोप लग सकता है, मिथ्या कलंक। हाँ, इसके पीछे स्वयंतक मणि की कथा है। माना जाता है कि एक बार चंद्रमा ने गणेश जी के गजमुख रूप को देखकर उनका मजाक उड़ाया था, जिसके बाद गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया था। अच्छा, तो ये वहां से शुरू हुआ? बिल्कुल। इसी श्राप का असर था कि खुद भगवान कृष्ण पर भी स्यमंतक मणि चुराने का झूठा कलंक लगा था, क्योंकि उन्होंने चतुर्थी का चांद देख लिया था। तो अगर कोई गलती से आसमान की तरफ देख ले और उसे चांद दिख जाए तो क्या उसे हमेशा डर के साए में रहना होगा? नहीं, हमारी पौराणिक कथाएं सिर्फ डर नहीं बिठाती, वे समाधान भी देती हैं। क्या समाधान है इसका? अगर जाने अनजाने में चांद देख भी जाए तो उस कलंक से बचने के लिए शास्त्रों में एक विशेष मंत्र का जाप करने का विधान है। सिंह प्रसेनम अवधीत सिंहो जाम्बवता हता। इस मंत्र का क्या अर्थ है? ये मंत्र उसी स्यमंतक मणि की कथा को याद दिलाता है और एक तरह से ये मनोवैज्ञानिक तसल्ली देता है कि सच अंततः सामने आ जाएगा। मतलब ये आज के समय में भी एक सीख देता है। जी, अगर इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये एक प्रतीकात्मक चेतावनी
भी है कि हमें ऐसी स्थितियों या संगति से बचना चाहिए जो हमारी छवि पर बेवजह कोई दाग लगा सकें। क्या बात है। और हाँ, इन गंभीर बातों के बीच गणेश जी के सबसे प्रिय पकवान मोदक को कैसे भूल सकते हैं। मोदक का प्रसाद। मोदक के बिना तो गणेश चतुर्थी अधूरी है। बिल्कुल। मोदक का जिक्र आते ही त्योहारों के एक बिल्कुल अलग हिस्से की तरफ ध्यान जाता है, कला, स्वाद और क्षेत्रीय विविधता। भारत के त्योहार बिना कला और बिना स्वादिष्ट पकवानों के तो बिल्कुल अधूरे हैं। ये एकदम सच है। त्योहारों के दौरान जो कला देखने को मिलती है वो किसी आर्ट गैलरी या म्यूजियम में रखी कला नहीं है, वो रोजमर्रा के लोक जीवन में रची बसी कला है। हाँ, मैंने स्रोतों में भी पढ़ा था कि ये हमारी कलात्मक चेतना को जगाती है। बिल्कुल। कुछ लेखों में विशिष्ट उदाहरण दिए गए हैं, जैसे उत्तर भारत में महिलाएं शीतल अष्टमी या करवा चौथ के दिन अपने घरों की दीवारों और आंगनों को एपन कला से सजाती हैं। एपन कला? ये शायद लाल मिट्टी से बनती है ना? हाँ, ये मुख्य रूप से गेरू यानी लाल मिट्टी और चावल के पेस्ट से बनाई जाने वाली चित्रकला है। इसी तरह हरतालिका तीज पर महिलाएं बाजार से मूर्तियां खरीदने के बजाय अपने हाथों से कच्ची मिट्टी और गोबर का इस्तेमाल करके शिव और पार्वती की मूर्तियां बनाती हैं। ये दिखाता है कि भक्ति के लिए महंगे संगमरमर की जरूरत नहीं है, बस मिट्टी और श्रद्धा ही काफी है। एकदम सही। और जब हम त्योहारों की कलात्मकता की बात कर रहे हैं तो दक्षिण भारत की तरफ चलना बहुत जरूरी हो जाता है। केरल के ओणम के बारे में जो विवरण मिले हैं वो किसी भी इंसान को अचंभित कर सकते हैं। आप पुकुल्लम की बात कर रही हैं? हाँ, वहाँ सिर्फ 1 या 2 दिन नहीं बल्कि लगातार 10 दिनों तक पुकुल्लम यानी फूलों की रंगोली बनाई जाती है। और वो पुकुल्लम कोई आम रंगोली नहीं होती। अच्छा, इसमें क्या अलग होता है? पहले दिन ये बहुत छोटी होती है, सिर्फ कुछ ही फूलों से बनती है। फिर हर गुजरते दिन के साथ इसमें फूलों की एक नई परत जोड़ी जाती है। तो ये हर दिन बड़ी होती जाती है? जी, 10वें दिन तक, जिसे थिरुवोणम कहा जाता है, ये एक बहुत ही विशाल और जटिल ज्यामितीय आकार ले लेती है। ये बढ़ते हुए क्रम में प्रकृति के विस्तार का प्रतीक है। और इसी 10वें दिन ओणम का सबसे बड़ा आकर्षण सामने आता है, ओणम सद्या। ओणम सद्या, ये तो स्वाद का महाभोज है। बिल्कुल, ये कोई मामूली भोजन नहीं है। केले के एक बड़े से पत्ते पर 24 से 26 तरह के अलग अलग पारंपरिक पकवान परोसे जाते हैं। 26 पकवान एक साथ? हाँ, इसमें मीठा, खट्टा, तीखा, नमकीन, आयुर्वेद के अनुसार बताए गए सभी 6 प्रमुख स्वाद शामिल होते हैं। ये एक भोजन से ज्यादा एक वैज्ञानिक रूप से संतुलित महाभोज है, जहां समुदाय के सभी लोग एक साथ बैठते हैं। यही सामुदायिक भावना और विविधता का एक और बहुत ही शानदार उदाहरण हमें मुस्लिम समुदाय के प्रमुख त्योहार ईद उल फित्र में देखने को मिलता है। ईद का जश्न। उम्मन एक धारणा होती है कि ईद का जश्न हर जगह एक ही तरह का होता है, लेकिन क्षेत्रीय विविधताओं पर आधारित कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत में ईद एक है, लेकिन अलग अलग राज्यों में इसके रंग और स्वाद की एक पूरी की पूरी दुनिया है। हाँ, एक रिपोर्ट में लखनऊ का जो जिक्र था वो बहुत ही खास था। लखनऊ की ईद, वहाँ क्या खास है? वहाँ की ईद में एक नज़ाकत और नवाबी तहजीब घुली हुई है। वहाँ सुबह सुबह हर घर में किमामी सेवई और शीर खुरमा की खुशबू महकने लगती है। शीर खुरमा की तो बात ही अलग है। लेकिन अगर हम लखनऊ से निकलकर हैदराबाद की तरफ जाएं तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। हैदराबाद में चार मीनार के आसपास का माहौल पूरी तरह से एक अलग ही ऊर्जा से भरा होता है। वहाँ का स्वाद भी अलग होता है। बिल्कुल, वहाँ अत्तर की तेज खुशबू, हलीम का स्वाद और विश्व प्रसिद्ध हैदराबादी दम बिरयानी ईद की मुख्य पहचान बन जाती है। वहाँ का जश्न थोड़ा ज्यादा भव्य और शाही मिजाज का होता है। और अगर हम भारत के नक्शे में सबसे नीचे केरला के मलाबार तट पर जाएं तो वहाँ की ईद के बारे में जो जानकारी मिली वो तो किसी भी उत्तर भारतीय के लिए एकदम नई बात होगी। जी हाँ, केरला के मलाबार क्षेत्र में मोपला समुदाय रहता है। उनका इतिहास अरब सागर के व्यापार मार्गों से जुड़ा हुआ है। तो क्या उनके खाने में भी वो प्रभाव दिखता है? बिल्कुल, जब वे ईद मनाते हैं तो उनके व्यंजनों में मध्य पूर्वी और स्थानीय तटीय प्रभाव का एक अनोखा मिश्रण दिखता है। मछली के व्यंजन भी होते हैं क्या इसमें? हाँ, उनके मुख्य पकवानों में गोश्त के साथ साथ मछली और नारियल से बने व्यंजन बहुत प्रमुख होते हैं, जैसे पथीरी जो एक तरह की चावल की रोटी है और मालाबार फिश बिरयानी। और इसी तरह अगर हम कश्मीर घाटी की तरफ जाएं तो वहाँ की ईद की सुबह बेहद शांत और आध्यात्मिक होती है। डल झील के किनारे या हजरत बल दरगाह पर नमाज के बाद असली रौनक शुरू होती है। और वो रौनक है कश्मीरी वाजवान। बिल्कुल, कई तरह के गोश्त के व्यंजनों वाला ये पारंपरिक कश्मीरी भोज ईद के उल्लास को दोगुना कर देता है। तो इस सब का क्या मतलब है?
इन सब अलग अलग पकवानों और परंपराओं को देखने के बाद एक बहुत ही साफ संदेश उभर कर आता है। वो संदेश क्या है? चाहे खाने में मीठी सेवई हो या मसालेदार बिरयानी, चाहे कपड़े अलग हों या भाषा अलग हों, इन सभी त्योहारों की जो मूल भावना है वो बिल्कुल एक है। वो मूल भावना है इंसानियत की। जी, ईद के अवसर पर फितरा यानी दान देने की जो अनिवार्य परंपरा है, वह सुनिश्चित करती है कि समाज का कोई भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति इस खुशी के दिन भूखा न रहे। और बच्चों को ईदी भी दी जाती है। हाँ, बच्चों को ईदी देकर उन्हें प्यार और सम्मान का एहसास कराया जाता है। भारत की सबसे खूबसूरत बात ही नहीं है कि यहाँ त्योहार किसी एक धर्म के नहीं रह जाते। यहाँ संयम और इंसानियत सबसे ऊपर है। बिल्कुल, यहाँ ईद हो या दिवाली, सभी समुदायों के लोग एक दूसरे के घर जाकर इन खुशियों को साझा करते हैं। तो आज की इस गहन चर्चा को अगर समेटा जाए तो यह स्पष्ट है कि हमने भारत के त्योहारों को सच में एक बिल्कुल नए और विस्तृत नजरिए से देखा है। एक सिनेमैटिक 3D प्रेजेंटेशन की तरह। हाँ, ये त्योहार कोई पुरानी जर्जर हो चुकी रस्में नहीं है। ये हमारी कृषि और प्रकृति के साथ जुड़े हुए एक बेहद जीवंत चक्र है, जैसा कि बिहू और नुआखाई से समझ आता है। ये हमारे इतिहास और अध्यात्म के विशाल महासागर हैं, जिसकी झलक महाकुंभ और कल्पवास में मिलती है। ये कला के वो कैनवास हैं जिन्हें ऐपन और पुकल्लम के रूप में सजाया जाता है, और सबसे बढ़कर ये साध्या और वाजवान जैसे स्वादों की वो विरासत है जो हमें आपस में जोड़ती है। और ये सब समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है, जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। तो इस पूरी चर्चा और विश्लेषण के बाद वो कौन सा विचार उत्तेजक प्रश्न है जो हमें अपने विचारों में रखना चाहिए? आज हमने देखा कि कैसे नुआखाई, ओणम, पोंगल ये सब सीधे तौर पर हमारे खेतों, किसानों और हमारी कृषि व्यवस्था से निकले हैं। जॉनबील मेले जैसी परंपराएं तो पूरी तरह से एक प्राचीन जैविक बार्टर इकोनॉमी पर टिकी हैं। लेकिन आज का सच ये है कि हम बहुत तेजी से शहरीकरण की तरफ भाग रहे हैं। बिल्कुल, कंक्रीट के जंगल बढ़ते जा रहे हैं और समाज का खेतों और खलिहानों से नाता टूटता जा रहा है। ये तो एक चिंता का विषय है। सवाल यह है कि जैसे जैसे हम इस डिजिटल और कृत्रिम दुनिया में और गहरे उतरते जाएंगे, क्या आने वाले समय में ये सारे त्योहार सिर्फ छुट्टी के दिन और सुपरमार्केट से सामान खरीदकर मनाई जाने वाली प्रतीकात्मक रस्में बनकर रह जाएंगे? या फिर हम इन उत्सवों के जरिए अपनी जड़ों, अपनी कृषि और प्रकृति के साथ उस प्राचीन और जैविक जुड़ाव को सच में बचा पाएंगे? यही वो बात है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। ये एक ऐसा विचार है जो सच में झकझोर देता है। क्या सिर्फ परंपराओं की औपचारिकता निभाना ही काफी होगा, या हम उस मिट्टी की महक को भी सहेज पाएंगे जहां से वो अन्न उपजा है? इस पर हम सभी को जरूर सोचना चाहिए। आज के इस बेहद ज्ञानवर्धक और जीवंत डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने भारत के त्योहारों की एक नई, बहुआयामी और गहरी तस्वीर उकेरी होगी। इसी तरह नए विषयों को खंगालते रहिए, सवाल पूछते रहिए और अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। नमस्कार।